हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेरिया। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है हमारा बीपीएससी से संबंधित प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का दूसरा वीडियो। आज हम लोग हमारे हाल ही में प्रकाशित एडुटेरिया टेस्ट सीरीज बुक के दूसरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इसमें 150 प्रश्न दिए गए हैं जो बीपीएससी की श्रृंखला से संबंधित प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 150 के 150 प्रश्न जो है वो 2 घंटे के अंदर सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके पीडीएफ को आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में या हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न के श्रृंखला में ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, जहां एक तरफ नदी तथा एक तरफ स्थल से जुड़े हुए 2 तालिका दी गई है जिसका मिलान करना है। ये दोनों ही तालिका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी जो थी उसके किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित था। तो इसके किनारे मोहनजोदड़ो शहर जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो सिंध प्रांत में है, वो सिंधु नदी के किनारे था। भोगवा नदी के किनारे जो स्थल था वो था लोथल, जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीर स्थल था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में है। और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा क्षेत्र था जो राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। तो इस तरह से आप आसानी से इसका मिलान कर सकते हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है। आपको पता है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इस ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का वर्णन किया गया है। इसी क्रम में जो तृतीय मंडल है, इस तृतीय मंडल की रचना जो है विश्वामित्र जी ने की है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है विश्वामित्र। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की है। आपको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यह पुस्तक एडविन अर्नाल्ड के द्वारा लिखी गई है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग थे। मेगास्थनीज कौन थे। तो आपको पता होगा कि यह एक दूत थे जो राजनीतिक दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उसने अपने विदेशी दृष्टिकोण से भारतीय समाज का वर्णन किया है। यही कारण है कि उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में या 7 वर्णों में बांटा है। तो 7 वर्गों में जो बांटा है, आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ई होगा, क्योंकि 7 वर्ग ऑप्शन में नहीं है। 7 वर्ग कौन से थे। तो पहला था दार्शनिक, फिर किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। ये 7 वर्ग उसने समाज के बांटे थे। आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या था। तो प्राचीन काल के भू राजस्व व्यवस्था में सबसे जो उचित दर माना गया है वो 1/6 जो व्यवस्था थी उसे माना गया है। हालांकि 1/4 से लेके 1/6 जो है प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित दर व्यवस्था थी। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे। तो लीलावती की जो रचना की गई है, ये की गई है एक अंक गणित खगोल क्षेत्र के पुस्तक के रूप में। भास्कराचार्य द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भास्कराचार्य। लीलावती किस क्षेत्र से संबंधित है। तो गणित के अंक गणित क्षेत्र से, तथा इसमें खगोल से जुड़े हुए जानकारी भी वर्णित की गई है। 7वें प्रश्न की ओर आते हैं हम। 7वां प्रश्न में 2 सूचियों का मिलान करना है। प्रथम सूची में कुछ प्राचीन मंदिरों का जिक्र किया गया है, जबकि दूसरी सूची में कुछ वंशों का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर के संबंध में तो चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। एलोरा के गुफा से संबंधित निर्माण जो है यह राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। और दिलवारा के जैन मंदिर जो है वो सोलंकी राजाओं तथा उनके मंत्रियों के द्वारा निर्मित किया गया था। जबकि दशावतार मंदिर जो है वो गुप्त काल के द्वारा निर्मित है और सबसे ज़्यादा प्रचलित मंदिरों में से एक है। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है,
किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो आपको पता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में खास करके भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत क्षेत्र में मंगोलों का आक्रमण काफ़ी चर्चा का विषय रहा। सबसे पहली बार मंगोलों ने जो आक्रमण किया वो इल्तुतमिश के समय किया था। उस समय मंगोलों का नेता जो था वो चंगेज था, लेकिन उसने भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं किया। 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान कई प्रमुख शासक हुए, जिसमें से बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक आदि प्रमुख थे। लेकिन इनमें सबसे लंबे समय अवधि तक शासन करने का रिकॉर्ड जो है वो बहलोल लोदी के पास है। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक जो है शासन किया। इस दौरान लगभग उसने 38 वर्ष शासन किए, जो किसी एक सल्तनत शासक द्वारा किया गया सबसे लंबा समय अवधि है। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? ये कई बार आपने पढ़ा भी होगा और वीडियोस में जो एडुटेरिया के वीडियोस है वहाँ भी इससे संबंधित आंसर आपको मिल जाते हैं। राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे द्वितीय ताजमहल या बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, जो कि औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में अपनी पत्नी के याद में बनवाया गया था। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। मुगल काल में दारोगा पद जो था वो किससे संबंधित था? मुगल काल में दारोगा का पद जो था एक टकसाल अधिकारी के रूप में जाना जाता था। हालांकि वर्तमान में यह एक पुलिस अधिकारी का पद है, लेकिन मुगल काल में यह एक टकसाल अधिकारी के रूप में जाना जाता था। टकसाल क्या थे? तो टकसालों में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। आते थे 12वें प्रश्न की ओर। किस मुगल शासक को साहेब-ए-खबर के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर मुगल काल में जो बहादुर शाह प्रथम थे, जो उत्तर मुगल काल के शुरुआती शासक में गिने जाते हैं, उसे साहेब-ए-खबर के रूप में जाना जाता है और यह उपाधि खफीका के द्वारा दी गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बहादुर शाह प्रथम, जिसने 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक शासन किया था। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने की उद्घोषणा कब की गई थी? तो आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और पूरी तरह से सत्ता जो है वो क्राउन के पास चली गई थी। यह घोषणा 58 में ये विद्रोह समाप्ति के बाद 1 नवंबर 1858 को किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के नाम से ये उद्घोषणा पढ़ी और कंपनी से सारे अधिकार वापस ले लिए गए और यहाँ से क्राउन यानी सत्ता के द्वारा शासन की गई थी। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? वास्तव में आपने पढ़ा होगा कि भारतीय इतिहास के दौरान लॉर्ड कर्जन को एक विभाजनकारी वायसराय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसकी जो बंगाल विभाजन की नीति थी वो काफ़ी विभाजक थी। यही कारण है कि उसकी तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की गई है, जो काफ़ी विभाजक नीति से संबंधित थी। इसकी तुलना करने वाले जो प्रमुख हमारे क्रांतिकारी नेता थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन को औरंगजेब के प्रशासन से जोड़ा। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन थे? तो सबसे पहले जब इस तरह के प्रश्न आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन का टाइमिंग क्या था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और इस समय जो भारत के वायसराय होंगे वो थे लॉर्ड वेवेल, क्योंकि 1943 से लेकर के 47 तक भारत में वायसराय के पद पर वेवेल रहे थे। तो 1946 की घटना इसी के दौरान घटित होगी। तो इस तरीके से आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों में उत्तर का चयन कर सकते हैं। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। हार्टोग समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? हार्टोग समिति जो कि शिक्षा से संबंधित थी, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो शिक्षा है। क्या थी ये? तो 1929 ईस्वी में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए
सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की स्थापना जो है वो की गई थी। तो 1929 और फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में शिक्षा में सुधार के लिए जो है ये समिति बनाई गई थी। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग के आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर आप लोग एनी बेसेंट मारे होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक भी है। आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी में 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन होने के कारण जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ लेते हैं और ऑप्शन में सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं तब तक आंसर का चयन ना करें, क्योंकि एक से अधिक वाले ऑप्शन होने के चांसेस भी होते हैं। तो एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक दोनों ही होम रूल लीग को एक नई दिशा प्रदान की थी और इसका नेतृत्व किया था। जहां बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी, वहीं एनी बेसेंट ने मद्रास क्षेत्र में होम रूल लीग की स्थापना कर इसका नेतृत्व किया था। इस प्रकार से दोनों ने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। 18वें प्रश्न की ओर आते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। यह तिथि क्या थी? ऑप्शन जो है 8 अप्रैल 1929, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल और 4 अप्रैल है। इस तरह के क्लोज फाइट वाले ऑप्शन जो है वो बीपीएससी में दिए जाते हैं। यही कारण है कि इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ भी प्रैक्टिस सेट में दिए जा रहे हैं। इसका सही उत्तर है 8 अप्रैल 1929। आपको पता है कि बहरे कानों को आवाज़ सुनाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। हालांकि इसके बाद वो उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और फिर वो छूट नहीं पाए थे। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किसानों से संबंधित आंदोलन था जिसका संबंध बंगाल से था। क्या है ये तेभागा आंदोलन? तो यह 1946 में किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत लगान की मांग जो है वो 1/3 करने की रखी गई थी। तो 1/3 यानी तीसरा भाग, इसी तीसरे भाग को तेभागा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। फ्लाइड लाइट कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। इस आंदोलन के जो नेता थे वो कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। भारत से धन निष्कासन को किसने रक्तस्राव कह करके संबोधित किया था? आपको पता है कि भारत में धन निष्कासन या भारत में धन के पलायन की सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, लेकिन इस व्यवस्था को रक्तस्राव कहने वाले व्यक्ति कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने भारत से धन निष्कासन को एक तरह से रक्त का स्राव या ब्लीडिंग प्रोसेस कह करके संबोधित किया है। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय की गई थी? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 माना जाता है। इस दौरान कई प्रकार की नवीन पहल जो है वो डलहौजी के द्वारा की गई थी, जिसमें से एक PWD अर्थात सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी था। इससे पूर्व सैनिक सदस्य ही सार्वजनिक कार्य किया करते थे, जिससे नागरिकों के कार्य जो है वो बाधित होते थे। यही कारण है कि नागरिकों के विकास के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग अलग से स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कब गाया था और किस अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो अध्यक्षता की थी ये सयानी जी ने की थी। तो RM सयानी या रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा जो है यह अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। हालांकि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? मद्रास टेनेंसी अर्थात मद्रास काश्तकारी अधिनियम 1898 यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में, यही सही उत्तर है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछता है, जिसे हम लोग बंगाल टेनेंसी एक्ट या बंगाल बिहार टेनेंसी एक्ट के रूप में जानते हैं। यह 1885 में लागू हुआ था। तो ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे।
आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया है? तो ये जो प्रश्न है ये कराची अधिवेशन से संबंधित है। कराची अधिवेशन 1931 जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी समारोह के यानी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? आपको पता है कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद जो विभिन्न रजवाड़े थे उन्हें यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वो भारत या पाकिस्तान किसी क्षेत्र से मिल सकते हैं। ऐसे में मिलने के लिए जो है कई प्रकार के नई पहल जो है की जानी थी। उसी में से एक था जनमत संग्रह अर्थात जनता से राय लेना। इस क्रम में 2 क्षेत्रों के लिए जो है ये राय चुनी गई थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत क्षेत्र गुजरात का जो क्षेत्र था और दूसरा असम का सिलहट क्षेत्र। इन दोनों ही क्षेत्रों में जनमत संग्रह प्रणाली अपनाने की बात कही गई थी। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो 1 से अधिक, ऑप्शन ई सही उत्तर है। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कह करके संबोधित किया है? तो क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में आया था इसे महात्मा गांधी जी ने जो है ये आउटडेटेड चेक या पोस्ट डेटेड चेक कह करके संबोधित किया है। पंडित नेहरू ने इसके आगे ऐसा बैंक जो टूट रहा है जोड़ दिया था। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। दी इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यहाँ से प्रश्न पूछते जाते हैं। ये 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा किया गया था। तो द इंडियन नेशन जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था और ये पटना से प्रकाशित होता था। 28वें प्रश्न की ओर आते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक कौन थे? तो 1942 जो भारत के सबसे अंतिम महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है उस दौरान बिहार में 13 वर्षीय ध्रुव कुंडू की जो है शहादत हो गई थी। तो इसी कारण से जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक ध्रुव दल का गठन किया गया था जो एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में कार्य कर रहा था। तो इसके सेनानायक कौन हो गए? जयप्रकाश नारायण। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। सुधारक नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो सुधारक नामक जो समाचार पत्र है उसका संपादन गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था जो गांधी जी के गुरु थे। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। अब यहाँ से जो प्रश्न है वो हमारे हिस्ट्री सेक्शन से बाहर पॉलिटी सेक्शन से प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान भी सम्मिलित हो जाता है। यह आर्टिकल 15 से संबंधित है। तो आर्टिकल 15 जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो कई शब्द जो है वो प्रस्तावना में बाद में शामिल किए गए थे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इससे पूर्व प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य शब्द जो है वो मूल संविधान से ही प्रस्तावना में शामिल थे। आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? तो पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो है आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गठित किया जाता है
और पहली बार जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में किया गया था, जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में कार्य करते हुए 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आते हैं 34वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गोलकनाथवाद 1965, केशवानंद भारतीवाद 1973, मिनर्वा मिल्सवाद 1980, SR बोम्बईवाद 1994। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। गोलकनाथवाद का संबंध जो है वो 1967 से है, ना कि 65 से। और 1967 में क्या हुआ था, तो इसमें पंजाब राज्य और गोलकनाथवाद में एक प्रकार से संसद को मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन करने को सीमित कर दिया गया था। अर्थात आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संसद मौलिक अधिकारों को ना तो समाप्त कर सकता था, ना ही सीमित कर सकता था। हालांकि बाद में फिर से इसमें संशोधन किए गए थे। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? यह हमारे राष्ट्रपति से संबंधित जो वीडियो है उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में किया गया है। आते हैं 36वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इसे संघीय तथा कुछ प्रावधान इसे एकात्मक राज्य घोषित करते हैं। संघीय से संबंधित प्रावधानों में ऑप्शन में देखेंगे तो आपातकालीन उपबंध जो एकात्मकता को दर्शाता है, राज्यपाल की नियुक्ति ये भी एकात्मकता को दर्शाता है, राज्य अनश्वर है यह भी एकात्मकता को दर्शाता है। तो यानी संघीय संबंधित जो विशेषता है वो केवल डी है, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था से तात्पर्य है संसद के अंतर्गत राज्यसभा एवं लोकसभा का निर्माण। राज्यसभा जहां राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं लोकसभा डायरेक्ट भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? आपको पता है कि संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का प्रयोग करने के संबंध में सरकारीय आयोग ने भी सिफारिश की थी। आर्टिकल 263 के तहत इसका प्रयोग किया जाता है। पहली बार जो है इसका गठन 1990 में किया गया था। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। लोकसभा के सीटों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं तथा दूसरी तरफ लोकसभा में सीटों की संख्या दी गई है। तो चलिए मिलान करते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 एवं बिहार में 40। ये चारों सही सुमेलित है, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो है हमारा 39वां प्रश्न। 39वें प्रश्न में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, KR नारायणन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो रामनाथ कोविंद जो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति बने वो उससे पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी एवं डी दोनों है, इसलिए एक से अधिक के साथ ई ऑप्शन सही होगा। 40वें प्रश्न की ओर आते हैं। संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो आपातकाल के समय में जब राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाया जाता है तो उसके प्रभावशाली रहने की जो अवधि होती है वो 6 माह होती है। 6 माह के अंदर अगर उसे संसद में पुनः प्रभावी तरीके से पारित कर लिया जाता है तो ये लागू रह जाता है, अन्यथा यह निरस्त हो जाता है। आते हैं 41वें प्रश्न की ओर। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। तो आपको पता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को केवल लोकसभा से ही पारित कर हटाया जाता है। तो लोकसभा में इसके लिए क्या बहुमत होनी चाहिए? क्या सामान्य बहुमत होना चाहिए? क्या उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए? क्या कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए या तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए? तो संविधान में जिस शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द है तत्कालीन कुल सदस्यों की बहुमत से हटाया जा सकता है, जिसे प्रभावी बहुमत भी कहते हैं।
आते हैं 42वें प्रश्न की ओर। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो प्राक्कलन समिति संसदीय कार्य समिति की जो एक महत्वपूर्ण समिति में से एक है। इसका कार्यकाल अवधि जो होता है वो 1 वर्ष होता है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि 1 वर्ष ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आते हैं 43वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है। तो आपको पता है कि विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य सदन नहीं होता है। इसे राज्य के विधायिका के द्वारा चाहे तो रखा भी जा सकता है, नहीं भी रखा जा सकता है। तो कुल सीटों की संख्या जो होती है वो किस प्रकार से होती है? तो राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या विधायिका के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। दूसरा है, राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं हो सकती। 60 से कम नहीं, 40 से कम नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए एवं ऑप्शन डी है, क्योंकि इसके लिए रूल बनाया गया है कि विधान परिषद यदि बनता है तो उस राज्य की विधानसभा से 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही सीमाओं का निर्धारण किया गया है और दोनों ही ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। 1 से अधिक उत्तर यहाँ पे सही है। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है या अभिरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में जिसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है वो है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को वास्तव में वह अधिकार दिए गए हैं ताकि वो भारतीय संविधान की रक्षा कर सके। आपको मालूम होगा कि संसद पर एक अंकुश लगाने का अधिकार भी उच्चतम न्यायालय को होता है, जिसके कारण वो संविधान संशोधन में मनमानी न कर सके। आते हैं 45वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, प्रधानमंत्री की, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की। तो यहाँ आपको चारों उत्तर सही है, यानी कि चारों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर आपका जो प्रश्न पूछा गया है कि किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, तो चारों की जब नियुक्ति की जाती है इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी ई उत्तर जो है इसका उपयुक्त और सही उत्तर है। अब आते हैं 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न हमारा, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ से जो करेंट सेक्शन हमारा शुरू होता है, और करेंट सेक्शन आपको पता है कि लगभग 30 प्रश्न जो है वो करेंट से पूछे जाते हैं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में प्रतिवर्ष। तो हमारे सेट में भी उसी अनुरूप में रखा गया है। तो करेंट में आते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, लद्दाख। जो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश में बदलने हेतु उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर जो है वो लद्दाख है। आते हैं 47वें प्रश्न की ओर। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन जो है ये ब्रिटेन में किया गया। क्या है ये? तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 9 से 11 जुलाई 2020 के बीच ब्रिटेन में आयोजित किया गया। इसका थीम पुनः परिवर्तन बने भारत और बेहतर नया विश्व रखा गया था। तो ब्रिटेन में किया गया था इंडिया ग्लोबल वीक 2020। 48वें प्रश्न की ओर आते हैं। किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात में एक नई पहल की गई जिसके तहत किसानों की फसल अगर 33% यानी 1/3 बर्बाद हो जाती है तो वहाँ लगभग 4 हेक्टेयर की भूमि वाले किसानों को 20,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे, और यह किसान सहाय योजना के तहत दिया जाएगा। आते हैं 49 प्रश्न की ओर। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा की गई, वह किस क्षेत्र के लिए की गई? इसका सही उत्तर लक्षद्वीप है। बहुत सारे लोग इसके ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार जो है इसका आंसर सोच रहे थे। तो एक्चुअली अगस्त 2020 में क्या हुआ है कि ये अंडमान निकोबार के लिए ये ऑप्टिकल फाइबर की योजना जो है वो पूरी कर ली गई है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी द्वारा किस क्षेत्र के लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर की स्थापना करने की घोषणा की गई, जो आने वाले भविष्य में पूरा किया जाएगा। तो घोषणा लक्षद्वीप के लिए की गई है, जबकि अभी रिसेंट में किसके लिए ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया है अगस्त में, तो ये पूरा कर लिया गया है अंडमान निकोबार के लिए। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हो जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। ये घोषणा है और ये पूरा कर लिया गया है, और ये घोषणा स्पेशली जो है वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया है। तो लक्षद्वीप को शेष भारत से संचार को बढ़ावा देने के लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित किया जाएगा, और ये अगले 1000 दिनों में जो है इस लक्ष्य को पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। आते हैं 50वें प्रश्न की ओर। 14 अगस्त 2020 को हुए इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? इजराइल से समझौता करने वाला यूएई तीसरा अरब देश है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल ने अपना कब्जा छोड़ दिया है या रोक दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, यानी 1, 2, 3 तीनों ही सही उत्तर है, और इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोगों ने पहले सेट में भी देखा था। आते हैं 51वें प्रश्न की ओर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आपको पता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई है, जिसे भारत के भविष्य से जोड़ करके देखा जा रहा है, और इसे सबसे पहले जो लागू करने का निर्णय लिया वो हिमाचल प्रदेश ने जो है इसको लागू कर दिया है। हालांकि इसकी घोषणा जो है सबसे पहले लागू करने की घोषणा कर्नाटक के द्वारा की गई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने इसे सबसे पहले लागू किया है। 52वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम की बनाने की घोषणा की गई है? तो टॉय म्यूजियम जो बनाने की घोषणा की गई है, ये घोषणा की गई है गुजरात राज्य में। तो गुजरात में 30 एकड़ ज़मीन में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसे गुजरात के चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। आते हैं 53वें प्रश्न की ओर। जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया एस सौम्या को। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, एस सौम्या। इन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदत्त किया जाता है। इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार भी माना जाता है, तो इसलिए इस पॉइंट को जो है आप याद रख सकते हैं। आते हैं 54 प्रश्न की ओर। किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो दामिनी नामक जो हेल्पलाइन नंबर महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है, ये उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में खास करके जो है बसों में या परिवहन के सेवा का उपयोग करने वाली महिलाओं के लिए जो है एक हेल्पलाइन नंबर 8114277777 ये लॉन्च किया गया है। और ये हेल्पलाइन नंबर जो है मूल रूप से महिलाओं को परिवहन में होने वाली समस्याओं को लेकर के शिकायत दर्ज करने तथा किसी प्रकार के होने वाले असुरक्षा की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए दिया गया है। आते हैं 55वें प्रश्न की ओर। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो सबसे प्रदूषित देशों की जो सूची निकाली गई है, इसमें बांग्लादेश को जो है सबसे पहला स्थान दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान और भारत को इसके बाद क्रमशः जो है रैंक दिए गए हैं। आते हैं 56वें प्रश्न की ओर। 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको पता है कि इसका आयोजन जो है वो गुजरात में किया गया था, तो इसलिए ये तो लाइन सही है।
अगले वर्ष इसका आयोजन थाईलैंड में किया जाएगा। इसे बोन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका शुभंकर था। तो चूंकि इसमें असत्य पूछा जा रहा है तो थाईलैंड में इसका आयोजन नहीं होने वाला है अगले साल, तो इसलिए जो है इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें 2-3 बिंदु मैं बता दूं तो 130 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जो फरवरी 2020 में गुजरात में 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति सम्मेलन हुआ था। उसमें 130 देशों ने भाग लिया था और भारत के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है इसका शुभंकर बनाया गया था। आते हैं 57वें प्रश्न की ओर। देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता प्रथम राज्य बन गया है। आते हैं 58वें प्रश्न की ओर। आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष शहर कौन है? तो 1 से 10 लाख जो जनसंख्या वाले शहर हैं उनमें एक स्वच्छता का सर्वेक्षण किया गया आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, और इस आंकड़ों के क्रम में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को जो है ये प्रथम स्थान दिया गया है। तो ये अंबिकापुर जो है ये सही उत्तर है, और इस श्रेणी में पटना बिहार को जो है सबसे लास्ट रैंक यानी 47वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। 59 में आते हैं। देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पहला जो देश का सबसे पहला जैव ईंधन रिफाइनरी बनाया गया है वो BPCL द्वारा बनाया गया है, और यह बनाया गया है ओडिशा में, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ओडिशा, ऑप्शन ए। आते हैं 60वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या गलत है? एक तरफ आत्मकथा या किताबें हैं और दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति या खिलाड़ी हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स, तो ये पुस्तक जो है वो सानिया मिर्जा के द्वारा लिखी गई है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह के द्वारा, नो स्पिन अनिल कुंबले के द्वारा, और गेम चेंजर जो है वो शाहिद अफरीदी के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें से ये चुनना है कि कौन गलत या असत्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये जो किताब है नो स्पिन, ये नो स्पिन जो है अनिल कुंबले के द्वारा नहीं बल्कि शेन वार्ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा 2-3 किताब जो खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई है जो काफ़ी पूछे जाते हैं। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है, और 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है। आते हैं 61वें प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया? तो WHO ने काफ़ी लंबे समय बाद जो है इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था, क्योंकि 19 में ही ये शुरू हुआ था और बाद में इसका नाम भी कोविड-19 पड़ा। ये घोषणा जो है 11 मार्च 2020 को की गई और 11 मार्च 20 को ही इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। आते हैं 62 प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो मैं पहला और दूसरा दोनों आपको उत्तर बता देता हूं कि मई 2020 में ब्रिटेन के बाद आयरलैंड जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। तो इसका सही उत्तर आयरलैंड है, लेकिन अगर आपको पहला पूछता है जिसने जलवायु आपातकाल घोषित किया तो वो ब्रिटेन हो जाएगा। आते हैं 63rd की ओर। वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो वृक्षारोपण एक अभियान चलाया गया है और ये आपको कोयला मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जब आप लिंक नहीं कर पाइएगा वृक्षों को कोयले से, तो ये आप फंस जाइएगा और नहीं पढ़े रहेंगे तो आप गलत कर देंगे। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है, कोयला मंत्रालय। क्या है ये? तो वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके द्वारा खनन क्षेत्र में पौधा लगाकर जो हरित क्षेत्र है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ताकि प्रदूषण और खनन के नुकसान को कंट्रोल किया जा सके। आते हैं 64वें प्रश्न की ओर। भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है?
तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो स्पेशली वैसे राज्यों की सूची होती है जहां पर बिजनेस करना आसान होता है। इन सूची में सबसे पहला स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है और इसमें दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त हुआ है। आते हैं 65वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है? व्यापारिक भागीदार देश से तात्पर्य है कि जहां से आयात निर्यात सबसे बड़ी मात्रा में होते हैं। पैसे की मात्रा में सबसे ज़्यादा आयात निर्यात अभी वर्तमान में अमेरिका के साथ हो रहा है, यानी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है। हालांकि इससे पहले जो है वो चीन हुआ करता था, तो वर्तमान में अमेरिका है, इससे पहले चीन हुआ करता था। 66 प्रश्न की ओर आते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस सदस्य द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक ऊर्जा का संक्रमण सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। 2020 में सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को दिया गया है, जबकि भारत को इसमें 74वां स्थान दिया गया है। आते हैं 67 प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 2020 को मनाए गए पर्यावरण दिवस में टाइम फॉर नेचर को थीम बनाया गया था। आते हैं 68 प्रश्न की ओर। संप्रति 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत एवं बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है, संप्रति जो सैन्य अभ्यास होता है वो हमेशा भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, और इस बार जो इसका स्थान था वो मेघालय राज्य था जहां पर इसका आयोजन किया गया। आते हैं 69 प्रश्न की ओर। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री अधीर रंजन चौधरी जो है, इसके सही उत्तर है अधीर रंजन चौधरी जो है इसका सही उत्तर है। आपको लोक लेखा समिति के बारे में कुछ और जानकारी मैं दे दूं कि इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसमें कुल 22 सदस्य भाग लेते हैं। इन 22 सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से जुड़ते हैं और इस प्रकार से कुल 22 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य कैग के रिपोर्टों की जांच करना होता है। आते हैं 70वें प्रश्न की ओर। 70वां प्रश्न है, हाल ही में भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया? तो भारत के एक भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये सूरीनाम के जो है ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 71 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 2020 को जो मनाने की घोषणा की गई है, ये घोषणा स्पेशली की गई है पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। सी इसका सही उत्तर है। आते हैं 72 प्रश्न की ओर। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाले हेलोर फिल्म को किस भाषा में फिल्माया गया था? तो ये जो फिल्म है ये गुजराती भाषा की फिल्म थी, जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। हालांकि आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल जो है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। 73 प्रश्न की ओर आते हैं। डेविस कप जो कि लॉन टेनिस से संबंधित है, डेविस कप का उपविजेता देश कौन बना? तो लॉन टेनिस की ये प्रतियोगिता जो है फाइनल जो हुआ था वो स्पेन और कनाडा के बीच में हुआ था। स्पेन के राफेल नडाल के नेतृत्व में स्पेन की टीम ने 2-0 से हरा करके कनाडा से जीत दर्ज कर ली। तो कनाडा जो है हार गया था, तो उप विजेता ही यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा कनाडा। अगर विजेता पूछा जाता तो स्पेन इसका सही उत्तर होता। आते हैं 74वें प्रश्न की ओर। श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई? तो श्रेयस जो एक योजना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्या है ये? स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल
ये जो है एक योजना है जो कि शुरू किया गया था मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। 75वें प्रश्न की ओर आते हैं। बजट 2021 में किसानों की जल्दी खराब होने वाली सामानों को बचाने के लिए कौन सी परिवहन सेवा शुरू की गई? तो इसके लिए एक स्पेशल किसान रेल सुबह शुरू की गई, जो कि अब काफ़ी प्रचलित भी हो गई है और कई राउंड इसके चलाए भी जा चुके हैं। आते हैं 76वें प्रश्न की ओर, जो कि बिहार से रिलेटेड प्रश्नों की श्रृंखला में आते हैं। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में जब प्रांत बनाया, तो प्रांत बनाने के बाद उसने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो मुनीम खां जो है उसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया, और इसका सही उत्तर जो है वो मुनीम खां है। यह 1580 की घटना है जब उसे बिहार का जो है गवर्नर नियुक्त किया गया था। आते हैं 77वें प्रश्न की ओर। पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया। ये शाही दरबार जो है कब आयोजित किया गया था? तो शाही दरबार का आयोजन जो है वो 12 दिसंबर 1911 को आयोजित किया गया था। इसी में जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल से अलग कर प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन इस दौरान केवल घोषणा की गई थी। बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से प्रांत जो है वो 1 अप्रैल 1912 को बनाया गया था। आते हैं 78 प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? तो शेरशाह सूरी ने अपने लाइफ में कई युद्धें लड़ी थी। उसमें से चौसा युद्ध, बिलग्राम युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध काफ़ी प्रचलित रहा है। आइए देखते हैं कौन सा युद्ध क्या है। सबसे पहले देखते हैं सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध जो है वो 1536 ईस्वी में शेरशाह और बंगाल के शासक के बीच हुआ था, जहां शेरशाह ने बंगाल को हराया था। चौसा का युद्ध जो है वो 1539 ईस्वी में हुआ, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। इसके अलावा बिलग्राम का युद्ध भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह ने जीत दर्ज की थी। सामूगढ़ की लड़ाई में शेरशाह सम्मिलित नहीं था। यह शाहजहां के उत्तराधिकारी वाले जितने भी शासक थे उनके बीच की लड़ाई को सामूगढ़ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। आते हैं 79 प्रश्न की ओर। बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई? तो 1922-23 में जो किसान सभा का गठन मुंगेर में किया गया था, इसकी अध्यक्षता जो है वो मोहम्मद जुबैर ने की थी, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद जुबैर। हालांकि उपाध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे, जबकि सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद कुमार सिंह इसके सचिव थे। आते हैं 80वें प्रश्न की ओर। 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपको इसके संबंध में मैं कुछ जानकारी दे दूं कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो 1931 में हुआ था, लेकिन इसका औपचारिक गठन जो है वो 1934 में किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में आचार्य नरेंद्र देव सिंह थे, जो इसका सही उत्तर है, जबकि इसके सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण थे। आते हैं 81वें प्रश्न की ओर। राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? तो राजपुर नहर जो है वो कोसी नदी से संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो कोसी है। राजपुर नहर पूर्वी कोसी नहर की एक उपशाखा है। इस नहर से मुंगेर एवं सहरसा जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है। आते हैं 82 प्रश्न की ओर। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो मुख्य रूप से बिहार में चाय उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं बहुत ही कम हैं। यही कारण है कि कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां कुछ मात्रा में चाय की खेती की जाती है। बिहार में चाय का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो किशनगंज में होता है, और इस तरह से 82 का सी जो है सही उत्तर है। इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार में भी चाय की खेती की जाती है। 83 प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड है ये पटना में स्थित है, और इसका जो सही उत्तर है वो है फतुहा पटना, इसका सही उत्तर है। आते हैं 84वें प्रश्न की ओर। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? तो बिहार में साक्षरता दर जो है वो पूरे भारत की तुलना में कम है, और बिहार के अगर जिलों की बात कर ले तो उसमें सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो शिक्षा दर या साक्षरता दर है
वह रोहतास में है, जहां 73% से अधिक शिक्षा है, और वहीं पूर्णिया में मात्र 51% साक्षरता दर है। आते हैं 85वें प्रश्न की ओर। बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन सोनपुर के नदी तट पर किया जाता है, और यहाँ पर ये भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। तो हरिहर नाथ मेला का आयोजन प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में सोनपुर में आयोजित होता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। 86 में आते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय में कौन शामिल नहीं है? हर घर नल का जल, हर घर बिजली लगातार, अवसर बढ़े आगे बढ़े, और शौचालय निर्माण घर का सम्मान। ये चारों ही जो है वो 7 निश्चय के पार्ट हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ई होगा। इसके अलावा मैं बता दूं तो हर घर नल का जल, हर घर बिजली लगातार, अवसर बढ़े आगे बढ़े, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, और घर तक पक्की गली नालियाँ, ये 7 निश्चय के पार्ट हैं। आते हैं 87 प्रश्न की ओर। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय जो बिहार के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है, और इसकी स्थापना जो है 1917 ईस्वी में ही की गई थी। तो काफ़ी प्राचीन विश्वविद्यालय है और बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसे जाना जाता है। अब आते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। 87 के बाद 88 प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या काफ़ी कम है, और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जो स्थिति है वो पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 88 का आपका ऑप्शन ए है, और यही इसका सही उत्तर है। बिहार में लगभग 6.6% जो है इसकी संख्या है, जो कि पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया? तो भू व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वतंत्रता के जस्ट बाद 1950 ईस्वी में इसमें बिहार में जो है भूमि सुधार के लिए जो है भूमि सुधार अधिनियम का निर्माण किया गया। 90 प्रश्न की ओर आते हैं। हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो आपको पता है हाजीपुर काफ़ी चर्चित रहता है, और यह जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसे कहते हैं हम, उसका मुख्यालय क्षेत्र जो है वो हाजीपुर माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है पूर्व मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है हाजीपुर जो है उसका मुख्यालय क्षेत्र है। अब आते हैं साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की ओर। 1 टेराग्राम बराबर क्या होता है? तो टेराग्राम बराबर होता है 10 के पावर 12 ग्राम। तो इसे टेराग्राम कह करके संबोधित किया जाता है। आते हैं 92 प्रश्न की ओर। अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो भारत के जो वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, आइए देखते हैं। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, होमी जहांगीर भाभा, एम विश्वेश्वरैया और सत्येंद्र नाथ बोस। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें से कई जो वैज्ञानिक हैं उन्हें यह भारत रत्न दिया जा चुका है। इसमें चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है इन्हें 1954 में सबसे पहले दिया गया था। एम विश्वेश्वरैया जो है इन्हें भी 1955 में दिया गया था। इसके अलावा भारत के कुछ और वैज्ञानिकों की बात कर लें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया था, जबकि डॉक्टर CN राव को 2014 में जो है भारत रत्न सम्मान दिया गया था। 93 में आते हैं प्रश्न की ओर। स्टेथोस्कोप की जो कार्य भूमिका है, यानी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है? हृदय के गति को सुनने के लिए जो है डॉक्टर द्वारा ये प्रयोग किया जाता है, और इसका कार्य जो है डॉक्टर के थ्रू इसी रूप में किया जाता है। तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो रक्तचाप मापने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, जबकि लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। 94 प्रश्न की ओर आते हैं। रेटिना में क्या पाया जाता है?
तो आपको पता है कि आँखों में जो मूल रूप से विटामिन पाया जाता है वो विटामिन ए होता है, तो इसका सही उत्तर जो है वो विटामिन ए होगा। आते हैं आगे। रेटिना में विटामिन ए पाया जाता है जिसकी कमी होने के कारण रतौंधी या जीरोफ्लैथमिया जैसी बीमारी हो जाती है। आते हैं 95वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? तो जड़त्व का नियम बाद में भले ही न्यूटन के सिद्धांत से निकल करके आया, लेकिन सबसे पहले इसका जो जड़त्व का सिद्धांत है वो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर जो है वो गैलीलियो इसका सही उत्तर है। आते हैं 96 प्रश्न की ओर। वास्तविक गैस समीकरण PV बराबर RT का कब अधिक सही पालन करती है? तो जो समीकरण बना हुआ है PV बराबर RT का सबसे सटीक समय में अनुपालन की बात करें तो 96 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, निम्न दाब एवं उच्च ताप। निम्न दाब के साथ अगर उच्च ताप होता है तो वहाँ पर जो है ये सबसे बेहतर रूप में कार्य करता है। आते हैं 97 प्रश्न की ओर। विल्सन रोग किसके कारण होता है? तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं बीपीएससी में। यह एक आनुवांशिक रोग होता है जिसे हम लोग विल्सन रोग के रूप में जानते हैं। ये एक आनुवांशिक रोग है। ये क्या है तो इसको जानते हैं। आनुवांशिक रोग जो है वो कॉपर की अधिकता के कारण होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो कॉपर होगा और ऑप्शन में कॉपर नहीं दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ई सही होगा। कॉपर अर्थात तांबा की मात्रा अगर बढ़ जाती है शरीर में तो विल्सन रोग हो सकता है। इसके तहत सूजन, थकान, पेट दर्द और नियंत्रणहीनता जैसी स्थिति बन जाती है। आते हैं 98। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो जो जल कठोर होते हैं उनकी कठोरता को दूर करने के लिए स्पेशली जो है सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है। 99 प्रश्न की ओर आते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ह्यूमन का जो मूत्र होता है वो क्षारीय होता है और इसका मान जो है वो 4.5 से लेकर के 8.0 तक होता है। तो 4.5 से लेकर के 8 के बीच जो है वो मानव मूत्र के पीएच मान फ्लक्चुएट करते हैं। आते हैं 100वें प्रश्न की ओर। बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे जब नवजात होते हैं तो BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी आदि के टीके पड़ते हैं, लेकिन MMR के जो टीके होते हैं वो बच्चे को प्रारंभिक रूप में नहीं दिया जाता है, बल्कि इसकी पहली खुराक 12 से 15 महीने की जब बच्चे की उम्र हो जाती है तब दिया जाता है, और जब इसकी दूसरी खुराक दी जाती है उस समय तक बच्चा 4 से 6 वर्ष तक की आयु में चला जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, जो जन्म के समय नहीं दिया जाता है। 101वें प्रश्न की ओर आते हैं। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था डी ब्रीज द्वारा, और ऑप्शन में डी ब्रीज नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं। और डार्विन का भी सिद्धांत जो है एक काफ़ी फेमस रहा है, जो कि जैव उद्विकास का सिद्धांत माना जाता है, जो काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध सिद्धांत में से एक है। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है वो डी ब्रीज द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 102वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? मलेरिया, निद्रा रोग, पायरिया, कालाजार। तो ये चारों के चारों जो रोग हैं ये प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है एक से अधिक अर्थात ऑप्शन ई है। आते हैं 103वें प्रश्न की द्वारा। अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है? जब ह्यूमन बॉडी में हम ऑक्सीजन को लेते हैं तथा उस ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के प्रतिशत मान कितने होते हैं? आपको पता है कि वायुमंडल में लगभग 21% तक ऑक्सीजन है और ये हमारे शरीर में जाता है और फिर उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है और फिर जो है छोड़ा जाता है, लेकिन इस क्रम में पूरे ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए ह्यूमन बॉडी में जब लिया जाता है तो 21% तक ऑक्सीजन लिया जाता है और जब वो बाहर उत्सर्जित होता है तो लगभग उस मात्रा में 16.4% उत्सर्जित होता है और बाकी का जो है दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है। आते हैं 104वें प्रश्न की ओर।
HIV का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट, CD4 सेल्स काउंट, PCR, इम्यूनोफ्लोरेसेंस जांच। तो आपने एलिसा का नाम बहुत बार सुना होगा कि एलिसा टेस्ट जो है वो HIV को पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सभी टेस्ट जो है वो HIV को पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ई है, एक से अधिक। आते हैं 105वें प्रश्न की ओर। हृदय गति को नियंत्रित करने के में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका अधिक होती है? यानी हृदय गति को नियंत्रित करना हो तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है वो हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन जो है वो एक प्रकार का एंजाइम होता है जो आमाशय में स्रावित होता है और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो इस प्रकार से पेप्सिन क्या होता है? तो यह एक एंजाइम होता है जो पाचन क्रिया को करने में मानव की सहायता करता है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र जो है वो क्या है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। यह एक श्वसन की अवस्था होती है जो माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो सबसे पहले इसका उत्तर जो हो गया वो माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाता है। इसमें श्वसन की अवस्था में माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत यह ऑक्सीजन जो है वो टूटता है CO2 और जल के रूप में, और साथ ही साथ ऊर्जा जो है यहाँ से विशाल मात्रा में रिलीज होती है। तो क्रेब्स चक्र जो है वो श्वसन की एक अवस्था है जिसका क्रियान्वयन जो है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। 108वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में द्विलिंगी जंतु है? तो द्विलिंगी जंतु में आपको ये जो ऑप्शन डी दिख रहा है, ये द्विलिंगी जंतुओं का ऑप्शन है। जोक, हाइड्रा, फीता कृमि जो है ये द्विलिंगी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। आते हैं 109वें प्रश्न की ओर। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है कि दूध में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन है माँ के दूध में, बकरी के दूध में, गाय के दूध में, भैंस के दूध में। तो सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा जो है वो पाई जाती है माँ के दूध में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, माँ के दूध में। आते हैं 110वें प्रश्न की ओर। इनमें से कौन मछली समूह में नहीं आता है, यानी मछली नहीं है? ऑप्शन है कटल फिश, स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश। ये सभी जो है ये फिश की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसका ऑप्शन ई जो है वो सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कटल फिश जो है वो मोलस्का श्रेणी का होता है, स्टार फिश इकान डोर्माटा श्रेणी का होता है, जेली फिश जो है वो सेलिट्रेंट श्रेणी का होता है, जबकि सिल्वर फिश जो है आर्थ्रोपोडा ग्रुप का समूह का जो है सदस्य होता है। तो इसलिए मत्स्य वर्ग में इनमें से कोई भी जो है वो फिश श्रेणी में नहीं आता है। 111वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? पूरे वर्ष वर्षा, सर्दियों में केवल वर्षा, एक अत्यंत कम शुष्क मौसम, एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, एक निश्चित सूखा और आर्द्र मौसम जो है वो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता होती है। सवाना के जंगल होते हैं और आपको पता है कि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे शुष्क मौसम यानी सूखा मौसम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और सूखा मौसम होने के साथ साथ जब गर्मी पड़ती है तो आर्द्र मौसम भी वहाँ की विशेषता होती है। आते हैं 112वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। तो ये सभी के सभी देश जो है वो मकर रेखा पर स्थित है। आपको पता है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो मकर रेखा कहलाता है, और ये सभी देशों से होकर के ये रेखा गुजरती है। मुख्यतः चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर के जो है ये रेखाएं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ई है, एक से अधिक। आते हैं 113वें प्रश्न की ओर। जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे। इस रंग का मुख्य कारण क्या है? आपको पता है कि मिट्टी के कई प्रकार हो जाते हैं और उसमें से लाल मिट्टी एक प्रमुख मिट्टी होती है, और इसमें
खास करके आयरन की अधिकता के कारण जो है इस मिट्टी को लाल मिट्टी कहा जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही मिट्टी का कलर लाल होता है। भारत में अगर बात करें तो लगभग 10% के आसपास जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी की श्रेणी में आता है। खासकर तमिलनाडु के क्षेत्र में लाल मिट्टी अधिक देखने को मिलती है। आते हैं 114वें प्रश्न की ओर। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चिनाब, रावी, सतलुज। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ब्रह्मपुत्र को आप जानते होंगे कि चेमायुंगडुंग जो है वहाँ से निकल करके तिब्बत होते हुए जो है ये भारत में प्रवेश करती है। उसी प्रकार से सतलुज नदी का भी उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील के पास है, जो कि भारत में नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र एवं सतलुज दोनों ही नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, जबकि चिनाब और रावी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। 115वें प्रश्न की ओर आते हैं। केप कैनावेरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं किसके तट पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है केप कैनावेरल? तो दक्षिण कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना, वर्जीनिया और फ्लोरिडा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा के ही तट पर जो है अमेरिका का प्रसिद्ध जो है अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, कैनेडी स्पेस सेंटर। यहाँ से अंतरिक्ष के लिए जो है शटल लॉन्च किए जाते हैं। आते हैं 116वें प्रश्न की ओर। कोडाई कनाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? एक प्रसिद्ध जो है ये पर्यटन क्षेत्र है जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है और पश्चिमी घाट के स्पेशली पालानी पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। आते हैं 117वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो ये जो विशेषताएं हैं जलवायु के अंतर्गत ये विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। ये विशेषताएं मुख्य रूप से देखने को मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो ये सारी विशेषताएं जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं, जहां आपको गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी और सदाबहार ओक के वृक्ष देखने को मिलते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा 118वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में कई नदियां बहती हैं। ऑप्शन हंटर, फिलैंडर, ऑरेंज, गिलबर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहने वाली नदियों में मुख्य रूप से ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ऑरेंज नदी जो है ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख नदी है, न कि ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अन्य ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदियां हैं। ओएनजीसी ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है? तो ओएनजीसी द्वारा हाल ही में शेल गैस का रिजर्व खोजा गया है। यह खोज जो है वो किस राज्य में की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में शेल गैस के रिजर्व को जो है हाल ही में ओएनजीसी कंपनी ने खोजा है। आते हैं 120वें प्रश्न की ओर। जारवा और सेंटलीज जनजातियां भारत के निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि हाल ही में सेंटलीज जनजातियां काफ़ी चर्चे में रही थी जब उसने एक अमेरिकी जो है नागरिक की हत्या कर दी थी। और जारवा जनजाति भी अंडमान निकोबार क्षेत्र से ही संबंधित है। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रश्नों के यानी दोनों ही जनजातियों का क्षेत्र जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ वो निवास करते हैं। इसके अलावा बात करें तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में जारवा और सेंटलीज के अलावा सैम्पेन, ओनगे, निकोबारी, ग्रेट अंडमानी और अन्य कई जनजाति समूह जो है यहाँ निवास करते हैं। 121वें प्रश्न की ओर आते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि 131 देशों में प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। आते हैं 122वें प्रश्न की ओर। अरुण नदी, वरुण नदी और तमूर नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में किसकी सहायक नदी है? तो
ऑप्शन गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, गंडक नदी। तो ये जो अरुण नदी, वरुण नदी जो है वो मूल रूप से कोसी की सहायक नदी है, जो नेपाल से निकल करके कोसी की सहायक नदी बन जाती है। तो इनमें ऑप्शन नहीं होने के कारण ऑप्शन ई को सही उत्तर माना जा सकता है। आते हैं 123वें प्रश्न की ओर। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है और यह कर्नाटक के घाटप्रभा नदी पर संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, घाटप्रभा नदी। और मूल रूप से किस राज्य में? तो कर्नाटक, ये भी याद रख सकते हैं। आते हैं 124वें प्रश्न की ओर। स्कैंडिनेवियन देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो स्कैंडिनेवियन देश कौन होते हैं? तो उत्तरी यूरोप के कुछ देशों को स्कैंडिनेवियन देश के रूप में जाना जाता है। इसमें मूल रूप से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क आदि शामिल हैं। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो फ्रांस जो है वो यूरोप का मुख्य भाग है, न कि ये उत्तरी यूरोप के कुछ देशों में शामिल है। तो इसलिए फ्रांस जो है इसमें शामिल नहीं है। आते हैं 125वें प्रश्न की ओर। न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो न्यू कैसल पोर्ट जो है वो काफ़ी चर्चित पोर्ट है, जो कि कोयला निर्यात के लिए काफ़ी चर्चित है। और यह जो है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख द्वीप है, और एक प्रमुख बंदरगाह है। 126वें प्रश्न की ओर आते हैं। किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो क्रेडिट कार्ड योजना आज भी किसानों के लिए एक काफ़ी साख उपलब्ध कराने यानी धन उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत जो है वो 1998-1999 में की गई थी और मुख्य रूप से किसानों को इसके माध्यम से जो है साख उपलब्ध कराते हुए खेती के लिए धन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। 127वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा कुछ वर्ष पहले जो है एक मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी। इस मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो लघु उपक्रमों यानी लघु या छोटे व्यापारियों को जो है ऋण उपलब्ध कराना था, ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो ऐसे में इसका ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर प्रतीत होता है कि लघु उद्योगों की पूंजी उपलब्ध कराना। आते हैं 128वें प्रश्न की ओर। भुगतान संतुलन क्या है? ये इकोनॉमिक क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भुगतान संतुलन जो है वो मुख्य रूप से किसी देश के निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण होता है और इसी को भुगतान संतुलन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। आते हैं 129वें प्रश्न की ओर। विश्व आहरण अधिकार SDR क्या होता है? तो SDR जो है वो भारत के विदेशी मुद्रा SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक मुद्रा है। यह एक अभौतिक यानी फिजिकली ये मुद्रा नहीं होती है, जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी होती है उस प्रकार की है, जिसका प्रयोग IMF द्वारा केवल लेखांकन के रूप में किया जाता है। तो यह IMF की एक मुद्रा है जो अभौतिक रूप से काम करती है, यानी फिजिकली यह मुद्रा जो है अवेलेबल नहीं होती है। तो IMF की एक मुद्रा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन नहीं है। आते हैं 130वें प्रश्न की ओर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार, विदेशी कंपनियों के ऋण पत्र सभी को शामिल किया जाता है और ये सभी संयुक्त रूप से जो है विदेशी मुद्रा भंडार कहलाते हैं। हाल ही में भारत की मुद्रा भंडार की मात्रा जो है वो काफ़ी बढ़ गई है और विश्व के सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी। आते हैं 131वें प्रश्न की ओर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2018 में सकल राज्य मूल्य वर्धन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा था? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का होता है और इस बजट सर्वे के अनुसार जो है 2019-20 में 59% जो है वो तृतीय क्षेत्र का आंकड़ा रहा, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र 21.3% और द्वितीय क्षेत्र 19.7% रहा। आते हैं 132वें प्रश्न की ओर।
8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है? सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है कि कोर इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है वैसे इंडस्ट्रीज़ को जो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य होते हैं, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत। ये 8 मूल उद्योग या कोर उद्योग माने जाते हैं। इन 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व जो है वो रिफाइनरी उद्योग को दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा कि 8 में रिफाइनरी उद्योग को दिया जाता है। लेकिन आपको इस 8 के नाम याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न कई बार ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन जो है मूल उद्योग में शामिल नहीं होता है। आते हैं 133वें प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? तो अगर किसी भी बजट में आप देखें तो कुल प्राप्ति एवं कुल वितरण जो है दिखाया जाता है, और जिसमें अगर 1 या 100 रुपये मान लेते हैं कि कुल आय है, तो उसमें कहाँ से कितनी आय होती है। कुछ समय पहले तक निगम कर जो है वो सबसे अधिक हुआ करता था, लेकिन अभी माल और सेवा कर जो है वो निगम कर के जो है बराबर जो है ये इसकी देयता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा है वो उधार और अन्य देयताओं से प्राप्त होता है, जो कि लगभग 20% होता है, जबकि निगम कर 18%, माल एवं सेवा कर 18% तथा विभिन्न स्रोतों से आय कर जो है वो 10% तक है। तो यानी सबसे ज़्यादा प्राप्तियां जो है अभी उधार और अन्य देयताओं से है, यानी 20% मात्रा यहाँ से प्राप्त होती है जो सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। आते हैं 134वें प्रश्न की ओर। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो मुद्रा के निर्गमन हेतु जो है भारत में जो प्रणाली अपनाई जाती है वो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है वो अपनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसे 1956 में अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पे अपनाया गया था और इसी के आधार पर जो है आरबीआई द्वारा मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। आते हैं 135वें प्रश्न की ओर। आरबीआई द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में है, जिसके तहत आरबीआई द्वारा अधिकतम कोष को केंद्र सरकार को स्थानांतरित किए जाना चाहिए। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी एक समिति का गठन किया गया था हाल ही में, जिसने ये अपनी रिपोर्ट दी है कि यदि आरबीआई के पास अधिकतम कोष में मुद्रा है तो उसे केंद्र सरकार को दे दिया जाना चाहिए। और ये रिपोर्ट जो है वो काफ़ी चर्चा का विषय बनी और इसके तहत जो है आरबीआई को कुछ पैसे जो है वो भारत सरकार को देने पड़े। यह रिपोर्ट जो है वो बिमल जलान की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दी गई। दिसंबर 2018 में इस समिति का गठन जो है वो बिमल जलान की अध्यक्षता में किया गया था, जो कि पूर्व में आरबीआई गवर्नर थे। हाल ही में इस समिति की रिपोर्ट आई और आरबीआई द्वारा 1.76 लाख की अधिक राशि जो है वो दी गई केंद्र सरकार को। आते हैं 136वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ से विभिन्न संस्थाएं एवं उनके मुख्यालय को सुमेलित किया गया है। तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो जेनेवा नहीं है, तो सबसे पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत हो जा रहा है, क्योंकि ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना है। तो वियना ऑस्ट्रिया जो है इसका सही उत्तर है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ की बात करें तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। इसके अलावा नाटो की बात करें तो उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स और डब्ल्यूटीओ जिनेवा में है। तो यानी केवल जो है ऑप्शन ए गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मुख्यालय जिनेवा नहीं वियना होगा। और हाँ, अगर आपको पहला उत्तर गलत मिल जाए तो ऐसा नहीं कि आप उसी को बना करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ई है तो इसके कारण आपको जो है चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। आते हैं 137वें प्रश्न की ओर। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो हैलोजनों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है वो फ्लोरीन होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। आते हैं 138वें प्रश्न की ओर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है। और यह भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। यह भारत के मौसम संबंधी अनुमान और भविष्यवाणी के लिए प्रमुख जिम्मेदार संस्था है।
139वें प्रश्न के आते हैं, निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य देश है। आपको पता है कि G7 विकसित देशों की एक संस्था है जो पहले G8 के नाम से जानी जाती थी, जिसमें से रूस को बाहर कर दिया गया, उसके बाद इसे G7 नाम दिया गया। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाला समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका इसके सदस्य देश है। इस प्रकार से इटली जो है G7 का सदस्य है, अन्य यहाँ ऑप्शन में दिए गए इसके सदस्य नहीं है। 140वें प्रश्न की ओर आते हैं, कार्लिन ट्रेंड विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों में से एक है, यह किस देश में अवस्थित है। तो कार्लिन जो ट्रेंड है ये विश्व की एक प्रमुख जो है स्वर्ण खदान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो यूएसए इसका सही उत्तर है। इसके बाद 141 से लेकर के 150 तक जो है वो मैथ के प्रश्न दिए गए हैं। इसके पीडीएफ आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर डेली जो है आपको इंग्लिश मीडियम पीडीएफ भी अपलोड किए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी इंग्लिश के पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सेट 1 के दिए जा रहे हैं, उसको डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज सर्च करके उसमें जुड़ सकते हैं और सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एक विशेष जानकारी कि हमारी आने वाली किताबों में सबसे प्रमुख पुस्तक हमारी एडुटेरिया की करंट अफेयर्स वार्षिकी जो है वो मार्केट में उपलब्ध करा दी गई है। आप चाहें तो इसको खरीद करके जो है एग्ज़ाम से पहले एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, और ये मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, साथ ही साथ ऑनलाइन या फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और इस बीपीएससी श्रृंखला में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।